हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का 10th सामाजिक विज्ञान का, जो आज यानी 24 नवंबर को हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर को हल करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। विद्यार्थियों, पेपर हल करने से पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा। यह जो क्वेश्चन पेपर है, यह केवल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर नहीं है जो कि हमारे द्वारा ही बनाया गया है, परंतु इसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं वे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो परीक्षा देने से पहले इन क्वेश्चनों को एक बार अवश्य ही देखकर जाएं और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, जिससे उनको भी इन क्वेश्चनों का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जो यंग इटली है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन द जूसेपे मेस्सी ने यंग इटली की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1890 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आ, रिंडर पेस्ट, ठीक है। 1890 में अफ्रीका में पशुओं में रिंड पेस्ट नामक बीमारी फैल गई थी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? तो आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से किसे नए युग का प्रतीक कहा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आ, कपास को नए युग का प्रतीक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जूट मिल कब और कहां पर स्थापित हुई थी? भारत में पहली जूट मिल कब और कहां पर स्थापित हुई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, 1855 में बंगाल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इन्हें अवश्य ही रिवाइज करके जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? जो गुलामगिरी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, ज्योतिबा फूले। जो ज्योतिबा फूले है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की क्रिया है? जो विनिर्माण उद्योग है वह किस क्षेत्र की क्रिया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, द्वितीयक। जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो विनिर्माण उद्योग है वह द्वितीयक क्षेत्र की क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? जो काली मृदा होती है उस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आ, कपास। काली मृदा पर मुख्य रूप से कपास की जो खेती है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, श्रीलंका की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो श्रीलंका है वह कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है बच्चों, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, 22 भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं दर्ज की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन 10 है, निम्न में से किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो आपको बताना है कि जो ये ऑप्शन है इनमें से किस संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वह सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, जो नार्डिक है ना, नार्डिक देश, उसमें सर्वाधिक सर्वाधिक संरक्षण मतलब प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? जो बहुजन समाज पार्टी है उसके संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आ, काशीराम। जो काशीराम है
वह बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है 11 एमसीक्यू क्वेश्चन है वो किन किन बच्चों के एकदम राइट हुए हैं। तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद आपके रिक्त स्थान आएंगे। ठीक है, तो रिक्त स्थानों को देखते हैं। पहला रिक्त स्थान है मनरेगा का पूरा नाम खालिस्तान है। जो मनरेगा है उसका पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। खालिस्तान के अधिकार के तहत सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सूचना। जो सूचना का अधिकार है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके तहत सरकारी कामकाज के बारे में आपको, हमको, सभी को जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान खालिस्तान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। जो तृतीयक क्षेत्रक है वह वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान करता है। अगला रिक्त स्थान है आपका। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को खालिस्तान निवेश कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं उनके द्वारा किए गए निवेश को कौन सा निवेश कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विदेशी निवेश। ठीक है, इसका क्या आंसर है? अ, विदेशी निवेश कहा जाता है। विदेशी निवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका। अ, खालिस्तान को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो इस खालिस्तान में आएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में खालिस्तान सर्वाधिक सुरक्षित है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो व्यक्तिगत गरिमा है, जो व्यक्तिगत गरिमा है, व्यक्तिगत गरिमा, जो व्यक्तिगत गरिमा है और स्वतंत्रता, जो व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता है वह सर्वाधिक सुरक्षित मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपके जो रिक्त स्थान थे वो भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपकी एक एक अंक के क्वेश्चन आते हैं जो आपको एक शब्द या एक लाइन में उत्तर देना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। जो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए पहला है विधायिका। ठीक है, पहला विधायिका हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कार्यपालिका, और थर्ड हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, ये सरकार के विभिन्न अंग होते हैं। इन्हीं के द्वारा अ, सरकार है वो चलती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तहत। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? जो बेल्जियम है उसमें वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो उसमें है बच्चों संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक, ओके, संघात्मक शासन प्रणाली वर्तमान में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सरिस्का बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो सरिस्का बांध रिजर्व है वह राजस्थान में स्थित है। ओके, कहाँ पर है बच्चों? तो वो है राजस्थान में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अवश्य एक बार देखकर जाएं। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर कब पड़ा था? तो आर्थिक विश्वव्यापी जो मंदी थी उसका जो असर है वो 1929 में, 1929 में सबसे अधिक पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई? जो राष्ट्रीय पटसन नीति थी वह कब अपनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई थी। ओके,
सन 2005 में। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार आपको बताने थे। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के जो प्रकार हैं वो दो हैं, जैव और अजैव। ओके, जैव और अजैव, जैव और अजैव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अ, किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट के रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, जो जूट के रेशे होते हैं उनको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? कोई दो आपको नाम लिखने हैं। जो समरूप समाज होता है वह किन देशों में पाया जाता है? कोई दो के नाम लिखने हैं। देखिए, पहला हो जाएगा जर्मनी और सेकंड हो जाएगा स्वीडन। इनमें समरूप समाज पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मांग जमा क्या है? मांग जमा क्या है? तो देखिए इसका आंसर सुनिए। अ, बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकालना ही मांग जमा कहलाता है। ठीक है, जो बैंक खातों में जमा धन होता है उसको मांग के जरिए निकालना ही मांग जमा कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों के आपको नाम लिखने हैं। जो उपभोक्ता होते हैं उनके किन्हीं दो अधिकारों के नाम लिखने हैं। तो देखिए, पहला है सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता को अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, सूचना पाने का पूरा अधिकार होता है। और सेकंड हो जाएगा चयन करने का अधिकार। उपभोक्ता के पास कई ऑप्शन होते हैं, ठीक है, चीज को खरीदने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए। तो इस प्रकार से उपभोक्ता के दो अधिकार आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन 27 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन शुरू होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पैसगी क्या है? आपको पैसगी बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, भारतीय किसानों को उत्पाद करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में किया गया जो अग्रिम भुगतान है उसे ही पैसगी कहा जाता है। ओके, भारतीय किसानों को उत्पाद करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में किया गया अग्रिम भुगतान ही पैसगी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मार्को पोलो कौन था? जो मार्को पोलो था वो कौन था? तो इसका आंसर देखिए, मार्को पोलो इटली का एक महान खोजी यात्री था। वह चीन से इटली में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेकर आया था। ठीक है, जो मार्को पोलो था वो इटली का एक महान खोजी यात्री था। वह चीन से इटली में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेकर आया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, भारत के उत्तर में स्थित श्रीनगर, जहां जो कि जम्मू कश्मीर में है, को भारत के दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, को एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना ही पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सत्ता का क्षेत्रीय वितरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, उच्चतर एवं निम्नतर सार की सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। ओके, उच्चतर एवं निम्नतर स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, श्रीलंका में कितने जातीय समूह के लोग रहते हैं? तो देखिए, श्रीलंका में सिंगली, श्रीलंकाई, मूल के तमिल, ईसाई तथा मुसलमान जातीय समूह के लोग रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक आपको बताने हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक आपको बताने हैं। तो देखिए, पहला कारक है वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन। ठीक है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक में एक कारक यह है कि वन्य जीवों के आवास का विनाश हो रहा है, जैसे कि जंगलों को काटा जा रहा है। इस प्रकार से जंगली जानवरों को मारना, और भारत में कई जगह पर जंगली जानवरों का वध भी किया जाता है। और सेकंड है बच्चों, पर्यावरणीय प्रदूषण। भारत में व अन्य देशों में जो पर्यावरण प्रदूषण है वह भी एक
मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पाइपलाइन परिवहन क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखिए, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, अ, दूध को दूध का उत्पादन स्थान से प्रौद्योगिकी क्षेत्र तक पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाना ही पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। जैसे कि बच्चों आजकल कई स्थानों पर पाइपलाइन के द्वारा सीधे घर में गैस पहुंचाई जा रही है, उसे ही पाइपलाइन परिवहन कहा जाता है। ठीक है। और प्राकृतिक गैस जैसे कि एलपीजी और पेट्रोलियम गैस भी पाइपलाइन के द्वारा ही पहुंचाई जा रही है, तो उसे ही पाइपलाइन परिवहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे ही गृह युद्ध कहा जाता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गृह युद्ध कौन से देश में हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, सड़क परिवहन के दो प्रमुख महत्व आपको लिखने हैं। तो देखिए पहला महत्व है घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जो सड़क परिवहन होता है वह घर घर सेवा उपलब्ध करवाता है। सेकंड है कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन में उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से इसके कोई दो कारण लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, ऋण की शर्तों से क्या अभिप्राय है? जो ऋण की शर्त होती है उससे क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है ब्याज दर, समय के ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहलाती हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न 38 38 से आपके 3 3 अंक के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो देख सकते हो आप क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में भू निम्नीकरण के कारण आपको समझाने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य लिख देने हैं। फिर क्वेश्चन आता है 41, औद्योगिक क्रांति से मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन 42 आता है, संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को सावधान समझाइए। इसके अथवा में भी है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है? विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 43 43, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या आपको करनी है, या फिर आप अथवा में भी कर सकते हो। अथवा में आपको मानचित्र दिया होगा, उसमें ये छाटने होंगे। ठीक है। नेवेली, सिंगरौली, बोकारो और तलचर। ठीक है। प्रश्न 42 और 43 5 5 अंक के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर था, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने दो दो क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप उन्हें परीक्षा से पहले देखकर अवश्य ही जाएं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।